आज रिटायरमेंट एज अग्रिम पेंशन पर रोक लगाने और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 25 साल के बाद फुल पेंशन देने सरीखे तमाम एजेंडे चर्चा के लिए शामिल नहीं किए गए। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो में राहत देने का एजेंडा भी अब अगली कैबिनेट तक स्थगित कर दिया है। चर्चा की हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश की हाइड्रो पॉलिसी के लिए 12-18-30 की मौजूदा पॉलिसी में संशोधन कर तमाम जो हिमाचल प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं उन्हें राहत देने के मूड में और सिर्फ 12 साल के बाद बड़े स्तर पर यानी कि जो 12-18-30 है उसके स्थान पर सिर्फ 12 साल के बाद इसमें बड़ी राहत देने के लिए सरकार तैयार है। हालांकि 4 दिग्गज मंत्रियों के न होने के कारण ये एजेंडा कैबिनेट में नहीं लाया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो सेब के समर्थन मूल्य का एक बड़ा मामला कि हिमाचल प्रदेश में इस बार जो न्यूनतम सेब का समर्थन मूल्य वो कितना होना चाहिए और खरीद का अधिकार इस बार किसे दिया जाए, क्योंकि सरकार ये प्लान कर चुकी है। उद्यान विभाग को भी इस बारे में आदेश जारी किए हैं कि इस बार सेब की खरीद से हिमफेड को बाहर रखा जाएगा। केवल एचपीएमसी हिमाचल प्रदेश का सेब खरीदेगी। लेकिन इसे लेकर आज 4 दिग्गज मंत्रियों के न होने के कारण ये चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि रोहित ठाकुर जो कि सेब बेल्ट से आते हैं वह भी आज बैठक में मौजूद नहीं थे। विक्रमादित्य सिंह भी सेब बेल्ट से आते हैं, वो भी आज इस बैठक में शामिल नहीं। इसके चलते इस एजेंडे को भी चर्चा में शामिल नहीं किया गया। इसी तरह से क्लरिकल स्टाफ को 2 साल बाद ग्रेड पे देने का मामला आज कैबिनेट में लाया गया था, लेकिन चर्चा का हिस्सा नहीं बन पाया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के क्लर्क को 20,200 का ग्रेड पे 2 साल के बाद 30,500 रुपए रेगुलर होने के बाद यानी कि अनुबंध कार्यकाल के बाद जब 2 साल के बाद तमाम क्लर्क हिमाचल प्रदेश में रेगुलर होते हैं तो उन्हें अगला हायर ग्रेड पे 30,500 रुपए का दिया जा रहा था। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 3 जनवरी 2022 को जब रिवाइज स्केल दिया तो इस अधिसूचना को विड्रॉ कर लिया गया और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के क्लर्क को हायर ग्रेड पे देने पर रोक लगा दी। इसके बाद सरकार ने पहले दिए स्केल की भी रिकवरी करने शुरू कर दी। मामला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने अपने पारित आदेश में कहा कि रिकवरी नहीं की जा सकती कर्मचारियों की। साथ में हाई कोर्ट ने कुछ मामलों में यह आदेश पारित भी किया कि 3 जनवरी 2022 के बाद भी क्लर्क को हायर ग्रेड पे दिया जाए। इसके चलते कैबिनेट में यह मामला फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भेजा था। 3 अलग अलग सुझाव वित्त विभाग ने दिए थे जिस पर अंतिम फैसला हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल को लेना था और इन 3 बिंदुओं में सबसे पहला विकल्प सुझाया गया था कि हिमाचल प्रदेश के सभी क्लर्क को जिन्हें 2 साल के बाद हायर ग्रेड पे दिया जाना था, जिस पर रोक लगा दी थी 3 जनवरी 2022 के बाद, पहला सुझाव था कि सभी क्लर्क को हायर ग्रेड पे 19,200 की जगह 30,500 2 साल के बाद दे दिया जाए। दूसरा सुझाव था कि किसी भी कर्मचारी को हायर ग्रेड पे ना दिया जाए क्लरिकल स्टाफ को। और तीसरा था जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो फैसला पारित हुआ, जो आदेश पारित हुआ है, उस फैसले को चुनौती दी जाए, उसके अगेंस्ट अपील की जाए। लेकिन आज 4 बड़े मंत्रियों के कैबिनेट में शामिल न होने की वजह से ये हायर ग्रेड पे का भी एजेंडा चर्चा में नहीं शामिल हो पाया। हालांकि मंत्रिमंडल की बैठक में आज करीब 35 एजेंडे आज चर्चा के लिए लाए गए। इनमें कई अहम फैसले मंत्रिमंडल की सर्वसम्मति से पारित किए गए। कैबिनेट मीटिंग में आज हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने का फैसला ले लिया गया। कैबिनेट ने सहमति जता दी कि टीडीसी के दफ्तर को यहां से शिफ्ट कर दिया जाए। इससे पहले रेरा और दूसरे महत्वपूर्ण जिसमें वाइल्ड लाइफ का विंग का दफ्तर शिमला से धर्मशाला शिफ्ट किया जा चुका है। मंत्रिमंडल ने अपने पारित आदेशों में कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को यानी कि ये जो दफ्तर जितने भी शिमला से धर्मशाला शिफ्ट किए जा रहे हैं, इसमें आज मंत्रिमंडल में ये सहमति बनी कि आउटसोर्स पर जो भी कर्मचारी चाहे वो रेरा में है, वाइल्ड लाइफ विंग में है या फिर एचपीटीडीसी में है, उन कर्मचारियों को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उन तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों को दूसरे विभागों में मर्ज किया जाएगा, शामिल किया जाएगा और उनके स्थान पर अगर आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों की वैकेंसी रहती है तो धर्मशाला में शिफ्ट किए गए विभागों में आउटसोर्स के नए कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि आउटसोर्स पर भर्ती किए गए, शिफ्ट किए जाने वाले दफ्तरों में किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, उन्हें दूसरे विभागों में मर्ज कर दिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा।
कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के बहुउद्देशीय कर्मचारियों का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह करने की मंजूरी प्रदान कर दी। क्योंकि ये तमाम पहले जल शक्ति में किया गया था, आज कैबिनेट ने अब पीडब्ल्यूडी में भी ये फैसला ले लिया। पशुपालन विभाग में 500 पशु मित्रों के पद भरने की आज फिर मंजूरी दी गई, जिन्हें 5,000 रुपये प्रति माह ऑनरेरियम दिया जाएगा। पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में आउटसोर्स के आधार पर 1,000 पशु मित्रों की भर्ती करने का फैसला लिया गया था। आज इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा होने के बाद मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि पहले चरण में जो कि पिछली कैबिनेट में 1,000 पशु मित्र रखने का फैसला लिया गया था, आज ये सर्वसम्मति से सहमति बनी कि पहले चरण में 500 पशु मित्र भर्ती किए जाएंगे और अब इन पशु मित्र की भर्ती आउटसोर्स पर नहीं की जाएगी। क्योंकि पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पशु मित्रों की भर्ती आउटसोर्स के आधार पर की जाएगी, लेकिन आज कैबिनेट ने कहा कि बाकायदा इन पशु मित्रों की भर्ती के लिए सरकार जल्द यानी कि 15 से 20 दिन में एक नीति बनाएगी और इस नीति में मेरिट को तरजीह दी जाएगी, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, अनुभव यानी कि तमाम तरह के अंक रखे जाएंगे और इन अंकों के आधार पर एक कमेटी कंस्टिट्यूट की जाएगी एसडीएम की अध्यक्षता में। यानी कि जिस प्रकार से आंगनबाड़ी भर्ती की जाती थी, जिस प्रकार से राज्य के स्कूलों में पार्ट टाइम भर्ती किए जाते थे, उसके लिए पैरामीटर बनाए गए थे, पॉलिसी बनाई गई थी, उसी आधार पर अब पशु मित्रों की भर्ती के लिए बाकायदा नीति बनाई जाएगी और एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी बाकायदा इंटरव्यू लेगी और मेरिट में आने वाले तमाम उम्मीदवारों को पशु मित्र भर्ती किया जाएगा। और पहले चरण में 500 यानी पिछली कैबिनेट में 1,000 पशु मित्रों को भर्ती करने का फैसला लिया था, जो कि इस बार तय हुआ कि 500 पशु मित्र पहले चरण में भर्ती किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 तक के पदों को अब ग्रुप बी से ग्रुप सी में पुनर्वर्गीकृत करने की मंजूरी प्रदान की। इस निर्णय के बाद अब केवल हिमाचल प्रदेश के उम्मीदवार, जो कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से जिनकी मैट्रिक और जमा 2 की जिन्होंने परीक्षा पास की होगी, वही इस परीक्षा के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, पात्र माने जाएंगे। पुनर्वर्गीकृत ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने के लिए अब पात्र हिमाचली होंगे। इससे पहले लेवल 11 तक के इन पदों को ग्रुप बी के तहत वर्गीकृत किया जाता था और भर्ती हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती थी, जिसमें देश भर के आवेदक शामिल हो जाते थे। पुनर्वर्गीकृत करने के बाद भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी के पदों के लिए लागू प्रक्रियाओं के अनुरूप संचालित की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जो आज मंत्रिमंडल में फैसला लिया गया, यानी अब हिमाचल प्रदेश में जेई लेक्चरर सहित लेवल 11 तक की सभी जितनी भी यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए भर्तियां होंगी, विभिन्न श्रेणियों की भर्तियां होंगी, उन भर्तियों को अब क्लास बी की बजाय क्लास सी की श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा। यानी अब हिमाचल प्रदेश के लेक्चरर, हिमाचल प्रदेश के जेई अब क्लास 2 अधिकारी नहीं कहलाए जाएंगे, उन्हें फिर क्लास 3 कर्मचारी माना जाएगा, क्योंकि क्लास बी के कारण इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी एचओडी की बजाय स्टेट गवर्नमेंट की हो गई थी। जो रूल्स हैं, जो नियम है, हालांकि इन्हें पहले बदल दिया गया था, जिसके चलते अब हिमाचल प्रदेश की सरकार को दिक्कत ये आई कि जितने भी लेक्चरर्स और जेई और इस तरह की जितने भी लेवल 11 तक के ग्रुप बी के यानी कि क्लास बी के अधिकारियों की हिमाचल प्रदेश में भर्ती होती थी, वे नियमों के तहत लोक सेवा आयोग को करनी पड़ती थी और इसके चलते सरकार पर काफी दबाव बन गया था। और दूसरे सबसे बड़ी दिक्कत जो सरकार को आ रही थी, क्योंकि जो भर्ती नियम है उसके अनुसार क्लास 2 यानी कि क्लास 2 अफसरों की भर्ती के लिए ऑल इंडिया का, पूरे देश का कोई भी उम्मीदवार पात्र माना जाता है और इस चलते हिमाचल प्रदेश के तमाम युवा इस भर्ती से वंचित हो रहे थे। इसके चलते फैसला लिया गया कि लेवल 11 तक, जिसमें सीनियर असिस्टेंट आते हैं, हालांकि अधिकतर ये भर्ती चैनल जो है उसमें पदोन्नति के बाद ये रैंक मिलता है, लेकिन उन्हें क्लास 2 का दर्जा मिल जाता था। अब ये क्लास 3 कर्मचारी बन जाएंगे, लेक्चरर भी क्लास 3 कर्मचारी माने जाएंगे, जेई भी क्लास 3 कर्मचारी माने जाएंगे और अब इन भर्तियों के लिए सिर्फ वही हिमाचली पात्र माने जाएंगे जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से जिनकी 10वीं या 12वीं होगी, यानी कि जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के स्कूलों से 10th
10th और +2 की होगी उन्हें इस भर्ती के लिए एलिजिबल माना जाएगा। लेवल 11 तक की भर्तियों के लिए आज ये कैबिनेट में फैसला लिया है। कैबिनेट ने पात्र गैर सरकारी डेयरी सरकारी समितियों को दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दूध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का फैसला लिया, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट डीपीटी के माध्यम से दूध उत्पादकों को 3 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कैबिनेट की मीटिंग में जिला पुलिस देरा की पुलिस लाइन में विभिन्न श्रेणियों के 101 पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया है। स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने तथा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए आज राज्य मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ब्याज मुक्त अनुदान के प्रावधान को मंजूरी प्रदान की। इस पहल के तहत ट्राइबल एरिया में 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक के सौर प्रोजेक्ट्स की स्थापना के लिए 5% ब्याज मुफ्त अनुदान राज्य सरकार जारी करेगी, जबकि गैर जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता तक वाली परियोजनाओं के लिए 4% अनुदान दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं और आप बैंक से ऋण उठाते हैं तो उस लोन में से ट्राइबल एरिया के जितने भी आवेदक होंगे उनका 5% लोन सरकार भरेगी। इसके अलावा नॉन ट्राइबल एरिया के जितने भी निवेशक हिमाचल प्रदेश में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे उनका 4% बैंक का इंटरेस्ट सरकार भरेगी। कैबिनेट ने हरित पंचायत योजना के तहत 100 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए हिम ऊर्जा तथा चयनित ग्राम पंचायतों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी प्रदान की है। प्रत्येक परियोजना से प्रति माह लगभग 25 लाख रुपए का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। आय का 30% हिम ऊर्जा, 20% राज्य सरकार तथा 40% संबंधित ग्राम पंचायतों को जाएगा। ग्राम पंचायतों को अनाथ तथा विधवाओं के कल्याण के लिए 10% अतिरिक्त हिस्सा आवंटित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में मानव जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राज्य की 3645 पंचायतों में पंचायत आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित करने की अपनी सहमति प्रदान की, ताकि डिजास्टर की स्थिति में, किसी भी आपात स्थिति में हिमाचल प्रदेश की पंचायतों के पास ऐसी व्यवस्था हो जाए कि तुरंत प्रभाव से आपदा से निपटारे के लिए पंचायतें आगे आ सकें। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी तबादलों पर सरकार ने पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। पहले राज्य सरकार ने शिक्षकों के तबादलों पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन राज्य सरकार ने आज फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों के यानी कि जनरल ट्रांसफर पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा। ये बैन 1 जुलाई से 31 जुलाई तक राज्य में जारी रहेगा, यानी कि इस पूरे जुलाई महीने में प्रदेश में किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी विभाग में कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा। इस बारे में राज्य सरकार ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश जारी कर दिए कि कार्मिक विभाग से इसकी नोटिफिकेशन आज ही जारी कर दी जाए, जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में सोमवार से तबादले पूरी तरह से बंद हो जाए। यानी सोमवार को अंतिम दिन होगा, 30 जून का दिन होगा। इसके बाद अगले 1 महीने तक प्रदेश के किसी भी विभाग में कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा। सिर्फ आपात स्थिति में यह कहा गया सरकार ने कि डिजास्टर से निपटने के लिए अगर किसी अधिकारी कर्मचारी को बदलना पड़ता तो ऐसी सिर्फ विकट परिस्थितियों में ही कर्मचारियों के तबादले होंगे, अन्यथा किसी भी डिपार्टमेंट में अब अगले 1 महीने तक कोई तबादला नहीं किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों को लेकर यह फैसला लिया था, लेकिन आज जनरल ट्रांसफर पर बैन लगाने का फैसला लिया गया और आज जो सरकार ने आदेश जारी किया उसमें सिर्फ 1 महीने के लिए ट्रांसफर का बैन इंपोज करने की बात कही गई है। नई भर्तियों को कैबिनेट में मंजूरी आज मिली है और आपको बता दें कि पशुपालन विभाग में सरकार पशु मित्र रखने जा रही है। तो पशु मित्रों को लेकर पहले भी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था। आज बाकायदा कैबिनेट में इस नीति को, इस पॉलिसी को जो है वो मंजूरी यहाँ पर प्रदान कर दी गई। तो पशुपालन विभाग में सरकार पशु मित्र रखेगी और पहले चरण में प्रदेश में 500 पशु मित्र जो है वो रखे जा रहे हैं, जिनका मानदेय जो है वो 5,000 रुपये होगा। यानी 5,000 रुपये प्रति माह के मानदेय पर एक पशु मित्र को जो है वो रखा जाएगा। तो 500 लोगों का रोजगार जो है वो नए सिरे से सरकार यहाँ पर सुनिश्चित कर रही है बतौर पशु मित्र। ये पशुपालन विभाग के तहत ही होंगे और इनके जो काम होंगे वो भी एक तरह से मल्टीटास्क वर्कर की तरह ही रहेंगे। तो इसकी घोषणा आज कर दी गई है और नीति को मंजूरी कैबिनेट ने आज प्रदान कर दी है।
कल सरकार जो है वो धर्मशाला के तरफ रुख कर सकती है, क्योंकि सोमवार से धर्मशाला में 2-3 दिनों का जो है वो राष्ट्रमंडल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और विधानसभा, हिमाचल विधानसभा को इस बार ये गौरव प्राप्त हुआ है कि राष्ट्रमंडल सम्मेलन का आयोजन वहाँ पर होगा। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो भी यहाँ पर होंगे, राज्यसभा के सभापति भी होंगे और कई दूसरे राज्यों के बड़े नेता और विधानसभा अध्यक्ष और विधायक जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और इस सम्मेलन का जो है वो पूरा इंतज़ाम विधानसभा की तरफ से कर दिया गया है। धर्मशाला के तपोवन में इसका आयोजन होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और दूसरे विधायकों के साथ धर्मशाला पहुँचेंगे। सोमवार को वो इस सम्मेलन में जो है वो मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ा सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है। जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों का मामला जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पहुंच गया है। आपको हम बता दें, उन्हें उम्मीद थी जल रक्षकों को, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक बैठक में, विभाग की बैठक में ये कहा था कि जल रक्षकों का मामला कैबिनेट में ले जाया जाएगा, उनको जो है वो 12 साल के बाद नियमितीकरण का तोहफा मिलना है। तो ऐसे में शिमला में आज सभी जल रक्षक जो है वो कई जिलों से जो है वो पहुँचे हुए थे अध्यक्ष ज्वालू राम की अध्यक्षता में, और उन्होंने यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री का और डिप्टी सीएम का आभार व्यक्त करना था। लेकिन कैबिनेट की बैठक में जल रक्षकों का मामला नहीं लाया गया और बताया ये जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये फाइल गई है और उस फाइल को अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट से मंजूरी मिल जाती है तो फिर कैबिनेट में जाने की इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। हालांकि कैबिनेट में भेजना नहीं भेजना अब ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है, परंतु उनका मामला जल शक्ति विभाग से फाइनेंस डिपार्टमेंट को पहुंच गया है और जल्दी ही 12 साल का ये कार्यकाल पूरा करने वाले जल रक्षकों को सरकार इन जल रक्षकों को नियमित यहाँ पर कर देगी। अभी अभी एक सूचना ये मिली है कि देहरा से कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर राजेश शर्मा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए हैं। ये एक बड़ी सूचना है। डॉक्टर राजेश शर्मा, इन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा पिछली बार जो है वो जताई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी से इन्हें टिकट नहीं मिला और देहरा से कमलेश ठाकुर जो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है, उन्हें जो है वो टिकट दे दिया गया और वो बाकायदा विधायक बनी है देहरा विधानसभा क्षेत्र से। और उनके लिए अपनी सीट छोड़ने वाले कांग्रेस के नेता डॉक्टर राजेश शर्मा को सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का पद दिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण पद है और इस पद पर जो है वो डॉक्टर राजेश शर्मा की नियुक्ति भी कर दी गई है। तो ये अभी जो सूचना मिली है इसके मुताबिक डॉक्टर राजेश शर्मा अब नए चेयरमैन होंगे राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के। सैंज खड्ड में जो बादल फटने की घटना अभी पिछले दिनों पेश आई थी, उसके बाद जो है वो लकड़ी बड़े पैमाने पर वहाँ पर बहकर आई और उस लकड़ी को लेकर जो है वो अब कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इतने सारे पेड़, इतनी सारी लकड़ी जो है वो ऐसे कैसे जो है वो पानी में बहकर आ सकती है, इसकी पूरी जांच करने की बात कही जा रही थी। पिछले कल कुलदीप राठौर जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और विधायक हैं अभी ठियोग से, उन्होंने भी ये मामला उठाया और उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है। तो सरकार ने इस पर जो है वो जांच के आदेश दे दिए हैं और वन विभाग से इस मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली गई है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द इस पर जो है वो जांच करके जो है वो स्थिति साफ की जाए कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर लकड़ी वहां पर कैसे बहती हुई आ गई है। आज कैबिनेट की बैठक में भी इस पर जो है वो चर्चा हुई और मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। हिमाचल प्रदेश को इस बार बरसात से, अभी बरसात जो है वो शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं का सीजन जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। कुल्लू में जिस तरह से दुर्घटना हुई, धर्मशाला के पास जो है वो मनूनी खड्ड में जिस तरह से दुर्घटना हुई, तो यहाँ से प्राकृतिक आपदा का जो है वो सिलसिला वो शुरू हो चुका है। तो अभी तक की जो जानकारी, जो सरकार के पास रिपोर्ट है, राजस्व महकमे द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है सभी डीसी से कलेक्ट करके, उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश को अभी 300 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो शुरुआत में ही हो चुका है। ये बात राजस्व मंत्री जो जगत सिंह नेगी है उन्होंने बताई और उन्होंने कहा कि कैबिनेट में इसको लेकर जो है वो चर्चा की गई है और लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान बरसात में अभी तक जो है वो आंका जा चुका है। तो
अब तक आपदा में 17 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है, 17 लोगों ने अपनी जान जो है वो गवा दी है। 37 सड़कें जो है वो प्रदेश में अभी तक बंद पड़ी हुई है, जो आज तक की जो अपडेट है। उसके अलावा 47 DTR जो बिजली के ट्रांसफार्मर होते हैं वो बंद पड़े हुए हैं। कई पेयजल लाइनें जो है वो प्रभावित हुई हैं और आज जो है वो सैंज खड्ड में एक शव बरामद भी किया गया है। हालांकि अभी भी जो है वो 4-5 लोग बताए जा रहे हैं इन दुर्घटनाओं में अभी भी लापता है, उनका सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। तो इस तरह की एक दुखद घटना हिमाचल प्रदेश में बरसात के शुरुआत में ही हुई और इस दुर्घटना में 300 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो अब तक हो चुका है। अब बात करते हैं लोक निर्माण विभाग के टेंडर्स की। तो ऑफलाइन टेंडर की एक लिमिट जो है वो सरकार ने बढ़ा दी। आज कैबिनेट में इस पर फैसला लिया गया और ये आपको बता दें कि सिर्फ काजा, किन्नौर और भरमौर यानी ये जो जनजातीय क्षेत्र है यहाँ के लिए जो है वो ये लिमिट बढ़ाई गई है। अभी तक लोक निर्माण में ऑफलाइन टेंडर करने की जो सीमा थी वो उसको लेकर जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो है वो खासकर काजा, किन्नौर और भरमौर के लिए 1 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए तक की लिमिट कर दी है और ऑफलाइन टेंडर अब 5 लाख रुपए तक वहाँ पर हो सकेंगे। तो इससे जो है वो जनजातीय क्षेत्रों में तेज़ी से काम करने में राहत जो है वो मिलेगी और इसकी लिमिट बढ़ने से जो है वहाँ पर और जल्दी काम हो सकेंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत हम आपको बता दें, ये HPTDC यानी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के जो आउटसोर्स कर्मचारी लगे हैं उन्हें सरकार ने राहत दी है। आज कैबिनेट में HPTDC के दफ्तर को शिमला से धर्मशाला के लिए शिफ्ट करने का भी जो है वो मामला लगा था, इसे सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ये निर्णय भी लिया गया है कि शिमला का जो कार्यालय है HPTDC का, उसमें जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी लगे हुए हैं उन्हें जो है वो यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि शिमला में ही उन्हें कहीं होटल में या फिर अन्य कार्यालयों में जो है वो उनको समायोजित कर दिया जाएगा। तो इन आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार ने धर्मशाला जाने से छूट दे दी है, इन्हें धर्मशाला नहीं भेजा जाएगा। लेकिन शेष जो भी रेगुलर स्टाफ है HPTDC का मुख्यालय में तैनात था वो पूरे मुख्यालय के साथ यहाँ से धर्मशाला के लिए उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। तो आज ये प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लगा हुआ था, इस पर चर्चा की गई और दूसरी तरफ वन विभाग का जो वाइल्ड लाइफ विंग है वो भी दफ्तर यहाँ से बदलने को फैसला लिया गया है, परंतु अभी तक उसकी शिफ्टिंग जो है वो नहीं हो सकी है। अब बात करते हैं हिमाचल की राजधानी शिमला में गांधी परिवार के आने को लेकर। तो आज प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं एक कार्यक्रम में गेटी थिएटर में थी और उन्होंने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हिमाचल आएंगे और 15 जुलाई को उनका जो है वो शिमला आने का कार्यक्रम है और उनके कहने के चलते यहाँ पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जो मूर्ति का अनावरण रिज मैदान पर होना है उस कार्यक्रम को टाला गया था। आज पहले विक्रमादित्य सिंह ने ये जानकारी दी थी और अब जो है वो प्रतिभा सिंह ने ये कहा कि ये कार्यक्रम उनका जो है वो तय हो चुका है। सोनिया गांधी यहाँ पर आना चाहती हैं और वो आएंगी। 15 जुलाई को उनका कार्यक्रम है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी उनके साथ होंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कई दूसरे नेता भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो आपको बता दें सरकारी कार्यक्रम हो रहा है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की मूर्ति का अनावरण जो है वो होगा रिज मैदान पर और हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार के बगल में जो है वो उनकी मूर्ति वहाँ पर लगाई जा रही है और पूरी तरह से ये सरकारी फंक्शन मुख्यमंत्री ने इसे पहले ही करार दिया है। मूर्ति वहाँ पर स्थापित कर दी गई है। अब इसका अनावरण जो है वो 15 जुलाई को होगा। वहीं इसके साथ प्रतिभा सिंह ने कुछ सवालों के जवाब भी दिए और उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है आगे के लिए तो वो संगठन के लिए और बेहतरी से जो है वो काम करेंगे। इससे पहले 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात कही थी कि अगर प्रतिभा सिंह ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहती हैं तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो उनसे नहीं है और वो बेहतर काम कर रही हैं। ये बात सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही थी। लेकिन अब प्रतिभा सिंह ने भी ये कहा है कि अगर जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी तो वो बखूबी निभाएंगे। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर कही कि कार्यकारिणी का विस्तार अब तक हो जाना चाहिए था। इसमें काफ़ी ज़्यादा समय पार्टी हाईकमान ने लगा दिया और देरी की वजह से वर्करों में काफ़ी ज़्यादा निराशा है और काफ़ी जो है वो नाराज़ हैं वर्कर भी और इसलिए अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द
पार्टी की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाए। तो आपको बता दें अभी फिलहाल 15 जुलाई से पहले इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर नहीं दिख रही हैं, लेकिन लगातार नेता जो है वो हिमाचल प्रदेश के हाईकमान पर दबाव डाल रहे हैं और चाहते हैं कि प्रदेश में कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया जाए, नए सिरे से गठन कर दिया जाए। लगभग 8 महीने का समय हो चला है कि अब तक कांग्रेस की पार्टी ने जो है वो हाईकमान ने अभी तक इसका कार्यकारिणी का गठन नहीं किया है। 4 विकास खंड जो है वो उनको बदल दिया गया है, ये भी कैबिनेट में आज डिसीजन हुआ है। लोगों की मांग के अनुसार सरकार ने 4 विकास खंडों को बदलने का फैसला आज लिया है। इनमें बमसन है, सुजानपुर है, हमीरपुर है और भोरंज है। यहाँ पर जो भी विकास खंड ऐसे हैं जो दूसरी कंस्टिट्यूंसी के साथ लगते हैं और काफ़ी दूर जो है वो लोगों को जाना पड़ता है अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए, तो इन चारों क्षेत्रों में जो है वो विकास खंडों को बदल दिया जाएगा। ये फैसला आज कैबिनेट ने लिया है। इसके साथ ही साथ मंत्रिमंडल ने मल्टीटास्क वर्कर जो लोक निर्माण विभाग में तैनात हैं उनका जो मानदेय है वो भी बढ़ा दिया गया है। बजट में मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया था और मल्टीटास्क वर्कर लोक निर्माण विभाग के इन्हें 500 रुपये की बढ़ोतरी जो है वो प्रतिमाह इनके मानदेय में आज कर दी गई है। साथ ही बात करें कर्मचारियों के पे मैट्रिक्स को लेकर, तो इसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। सरकार ने पे मैट्रिक्स लेवल 11 को बदलने का जो है वो इसमें फैसला लिया है और आपको इसमें हम विस्तार से अगर बताएं तो लेवल 11 वेतनमान के पदों को ग्रुप बी से ग्रुप सी में पुनर्वर्गीकृत जो है वो करने को स्वीकृति प्रदान की है कैबिनेट ने। इस निर्णय के तहत अब केवल बोनाफाइड हिमाचली ही ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। पहले ग्रुप बी श्रेणी के तहत आने वाले इन पदों को भर्ती हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इनकी की जाती थी और देश भर के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते थे। अब इनकी भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से ग्रुप सी के नियमों के तहत जो है वो की जाएगी। तो ये बड़ा फैसला है हिमाचली जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए। उनको एक सिविल इंजीनियर्स को एक बेहतरीन मौका मिलेगा। अब कंपटीशन में केवल हिमाचल प्रदेश के ही दूसरे इंजीनियर्स होंगे। तो इस तरह का निर्णय आज कैबिनेट ने यहाँ लिया है। वहीं इसके साथ अगर मौसम की हम बात करें तो मौसम से पहले आपको बता दें कि आज HRTC के जो ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन है उनके नए पदाधिकारी चुन लिए गए हैं। धर्मशाला में ये चुनाव हुआ है और ड्राइवर यूनियन के प्रधान जो है वो कुलदीप कुमार बन गए हैं। मान सिंह ठाकुर थे पहले, लेकिन अब कुलदीप सिंह को अध्यक्ष बना दिया गया है चालक यूनियन का। वहीं जो कंडक्टर यूनियन है उसके प्रधान जो प्रीत मोहिंदर सिंह थे उनकी जगह पर अब अशोक कुमार को कंडक्टर यूनियन का अध्यक्ष बना दिया है और इन्होंने 10 जुलाई को HRTC प्रबंधन के साथ बैठक करने का निर्णय लिया है, जिस पर जो है वो प्रबंधन ने इन्हें समय दिया है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इन्होंने 10 जुलाई की मीटिंग में प्रबंधन को लेकर ये बात कही है, चेताया है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो ये लोग कुछ कड़ा निर्णय जो है वो लेंगे और कर्मचारियों की डिमांड पर आगे बढ़ेंगे। तो ये नई कार्यकारिणी अब बन गई है। अब देखना होगा कि ये कार्यकारिणी जो है वो किस तरह से कर्मचारियों की मांगों को पूरा करवाती है, क्योंकि HRTC की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। बावजूद इसके जो है वो यहाँ पर वेतन और पेंशन की जो है वो अदायगी करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें HRTC को आती रहती हैं। 2 महीने पहले नाइट ओवर टाइम इन कर्मचारियों का दिया गया था 7-8 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन अभी भी 100 करोड़ रुपए की राशि जो है वो इन कर्मचारियों की बची हुई है जिसे HRTC को चुकता करना है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती ये ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन के सामने, जो अब नई यूनियन बनी है इसके सामने है कि वो सरकार से और HRTC के जो प्रबंधन है उससे कर्मचारियों का पैसा किस तरह से जो है वो वापस